नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रामायण तो आपने महाभारत वो रामायण धारावाहिक तो देखा ही होगा, रामलीला भी देखते होंगे और अगर रामचरितमानस पढ़ा हो तो और भी अधिक आपको जानकारी होगी। दरअसल जैसे जैसे युद्ध हारता जा रहा था रावण, वैसे वैसे सीनियर लोग उनके घर में जो थे वो उतरते जा रहे थे। मेघनाथ को भेजा गया, फिर उससे बात नहीं बनी तो कुंभकर्ण को जगाया गया, भैया जाओ विपदा आई है। पाताल से रावण को बुलाया गया और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो रावण खुद युद्ध के मैदान में कूद गया। अब आप कहेंगे कि मैं रामायण की कहानी क्यों सुना रहा हूं। हम देख रहे हैं कि जो काम टुच्चे ट्रोल्स के जरिए कराए जाते थे, जो आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए करती थी, जिस तरह की बातें, वो जो रामलीला में कुछ होते हैं जो जिनके आप नाम नहीं जानते हैं, बस वो आगे आगे दोनों फौज में रहते हैं, तलवार घुमाते हैं, आ की आवाज़ निकालते हैं, ज़मीन पर लेटते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों के लेवल का जो काम था, उस काम को स्वयं साक्षात मोदी जी को करना पड़ रहा है। भारत के इतिहास का ये पहला चुनाव है और पूरी दुनिया में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जितना स्तरहीन बयान बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उतना कभी नहीं आया है। कहने का मन कर रहा है कि मैं आपसे बोलूं, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अद्भुत है, चुनाव में नौटंकी होती है, लूज टॉक होती है, हल्के बयान देते हैं नेता, लेकिन प्रधानमंत्री अगर ये करने लगे तो अचरज होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, कितने पैसे लिए हैं, क्या सौदा हुआ है शहजादों का। एक सोचने की बात है, पहले सुन लीजिए बयान। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। इस बयान का मतलब है कि पैसे खाके अडानी से, काला धन था अडानी के पास, टेम्पो में भर के उन्होंने भेज दिया और इन लोगों को मिल गया और ये चुप हो गए। इसका जवाब रायबरेली में प्रियंका गांधी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि आज भी राहुल गांधी वैसे ही बोल रहे हैं, रोज अडानी अंबानी के खिलाफ हर सभा में बोलते हैं। चुप कहाँ हो गए, कैसे हो गए, कहाँ से पता चल गया। अब मसला यह है कि देखिए, एक तरफ मोदी जी के बयानों का स्तर, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के बयानों का स्तर। प्रियंका गांधी चाहती तो बहुत झुंझलाहट भरा, कड़वा, तीखा और झूठा बयान भी दे सकती थी, जैसे मोदी जी लगातार दे रहे हैं। आप प्रियंका का बयान भी सुन लीजिए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस।
इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडरी अपने खरबपति मित्र। अब मोदी जी के शब्दों को याद कीजिए। चोरी का माल, काला धन टेम्पो में भर भर के इनको पहुंचाया गया है। अब ये तीनों चीजें जो मोदी जी ने कही हैं, उसके बाद किसी भी सभ्य देश के सभ्य प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। चोरी का माल, अडानी के पास चोरी का माल है, अडानी घोटाले कर रहा है, उसने हिंडनबर्ग केस किया, उसके बारे में दुनिया भर के एक्सपोजे हुए, विश्वव्यापी लेवल पे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, दुनिया का ऐसा कौन सा संस्थान है, फोर्ब्स हो, जिन्होंने एक के बाद एक खुलासे ना किए हों। और अडानी के खुलासों के बाद संसद में जिसने अडानी के खिलाफ आवाज उठाई, उन सब लोगों को मोदी जी ने बाहर कर दिया, कुछ कर दिया। महुआ मोइत्रा सबसे ज्यादा बोली थी, उनकी तो सदस्यता ही खा गए। और वही मोदी जी आज कह रहे हैं चोरी का माल। तो जब पूरी दुनिया कह रही थी कि चोरी का माल है अडानी के बाद, केंद्र सरकार ने एक भी इंक्वायरी फॉर्म की। पूरा विपक्ष कह रहा था कि JPC से जांच कराओ, संयुक्त संसदीय समिति से, संसद की एक समिति बने जिसमें सभी पार्टी के मेंबर हों और वो इसकी जांच करें। मोदी जी ने क्यों नहीं कराई? चोरी का माल कह रहे हैं ना, अडानी का माल चोरी का है, ये कह रहे हैं। वो पूरा एक व्यक्ति बहुत गद्दी कहावत बोल रहा था कि जब पागल हो जाता है कोई तो अपने मालिक पर चिल्लाने लगता है। तो अडानी जी के बारे में इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? क्या अडानी जी के पास चोरी का माल है, ये मोदी जी कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? और कहना चाह रहे हैं तो क्यों कहना चाह रहे हैं? पूरा चुनाव बीत गया, जिस आदमी ने आपको हवाई जहाज में गुजरात से बिठा के, जिसके हवाई जहाज में बैठ के आप शपथ लेने दिल्ली आए थे, उस अडानी के बारे में आज आप कह रहे हो कि इसका चोरी का माल है। अब तक तो आप उसको ठेके दिला रहे थे। सब कुछ साफ साफ है, मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से बांग्लादेश में भारत की जमीन देकर, भारत की ज़्यादा ज़मीन देके कम ज़मीन ली, ज़मीन के एक्सचेंज का एक प्रोग्राम बनाया गया और उस प्रोग्राम के तहत बिजली का ठेका दिलाया गया। झारखंड के गोंडा में बिजली घर बनाया गया जहाँ पे बिजली बांग्लादेश के लिए बनती है। प्रदूषण भारत में होता है, कोयला भारत का खर्च होता है, ईंधन भारत का खर्च होता है, बिजली बांग्लादेश जाती है, अडानी के प्लांट से जाती है। इसी अडानी को ठेका दिलवाया। श्रीलंका संसदीय समिति की जांच में श्रीलंका का जो वहाँ का बिजली बोर्ड का अध्यक्ष है, उसने बयान दिया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उसके ऊपर दबाव डाला और कहा कि मोदी जी दबाव डाल रहे हैं और आप जो है पवन ऊर्जा का ठेका अडानी को दीजिए। ऐसे अनेक ठेके चले आ रहे हैं, अनेक बातें चली जा रही हैं। कैसे ऑस्ट्रेलिया दौरों में अडानी को लेकर जाते थे मोदी जी और वहाँ पे उनका जो कोयले का विवाद चल रहा था, उसको बहुत सारी अनंत कथा, एक इसी पे हो जाएगा पूरा वीडियो। इतने आरोप मोदी जी के ऊपर हैं और वो मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी के पास चोरी का माल है। कितना अद्भुत है। क्या अपने पत्ते हवा देने लग गए? क्या सुभाष चंद्रा की तरह और दूसरे चैनल वाले बहुत सारे लोगों की तरह अडानी भी छोड़ के भाग खड़े हुए हैं क्या? क्या वजह है? और या फिर आपको खराब लग रहा है? दूसरा, काला माल, काला धन, काला माल टेम्पो में भर भर के पहुंचा है राहुल गांधी के पास में, कांग्रेस के पास में। कॉमन सेंस की बात है कि अगर काला धन पहुंच गया है, काला धन है देश में, तो आप इतने समय से काले धन पे विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बना रहे थे। कभी छाती पीट के भाषण देते थे, कभी कुछ भाषण देते थे। हम सब देश के लोगों को ये समझा के रखा काला धन खत्म हो गया है, नोटबंदी से काला धन खत्म, इससे काला धन खत्म, उससे काला धन खत्म। अब ये याद दिलाने की जगह नहीं है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं मोदी जी के खिलाफ सबूत लेके बैठ गया हूँ।
वरना हालत तो यह है कि काले धन की जो सूची स्विस बैंक से मिली है, अभी तक की एक भी सूची को सार्वजनिक नहीं किया, ये नहीं बताया कि स्विस बैंक में कि इनका पैसा जमा है, दबा के बैठे हुए यही मोदी जी। और ये कह रहे हैं काला धन। यानी आप प्रधानमंत्री हो, आपकी जानकारी में है कि अडानी के पास चोरी का माल है, आपकी जानकारी में है कि अडानी का काला धन और टेम्पो पे लाद कर अगर गया है तो आप क्या घास छील रहे थे? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा फिर तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इतना सब चल रहा है, मोदी जी को पता है और वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जा जाके भाषण दे रहे हैं रैलियों में, इससे पता चलता है कि वो किस स्तर पर आ गए। मैंने आपसे कहा था कि वो एक अंत में जो सबसे रावण को उतरना पड़ा था, क्योंकि पूरी उसी तरह से ये पूरा आईटी सेल जो मालवीय साहब हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं बहुत सारे, सुधांशु त्रिवेदी से लेके और तमाम, समित पत्रा तो चले गए वहाँ पे, इन सब लोगों को उठा के एक तरफ रख दिया गया। मोदी जी फ्रंट पे आके वो बातें कह रहे हैं, वो बातें जो फैक्ट चेक में झूठी साबित हो रही हैं, जिनको सही साबित किया ही नहीं जा सकता। कई बातें तो भविष्यकाल की कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो क्यों कह रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। वो क्या वो आखिरी वक्त है जिसमें स्वयं राजाधिराज को आगे आना पड़ा है? मोदी जी और भी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में जब कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो क्रिकेट टीम में भी मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। खिलाड़ियों का चयन धर्म के आधार पर होगा, किस धर्म का कौन आदमी है वगैरह वगैरह। अब आप बताइए मुझे कि मुसलमान होंगे टीम में, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस धर्म के आधार पर तय करेगी। क्रिकेट इतने साल से इंडिया खेल रहा है, 75 साल से। मोदी जी तो 10 साल से आए हैं, तो 10 साल में इन 75 सालों में कांग्रेस की तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 75 सालों में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होता। मैं आपको खैर अपनी तरफ से कोई बात कहने के बजाय कांग्रेस का बयान सुनवा देता हूँ। मोदी जी एक बात और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। ये बात कहने के पीछे उनका लॉजिक ये है कि जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों की, उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन अगर उनको भी दोगे तो वो रिजर्वेशन के पिछड़े वर्ग के कोटे में कुछ सीटें उनको मिल जाएंगी, तो बाकी जो जातियां हैं हिंदू वाली, उनका रिजर्वेशन कम हो जाएगा। आपका ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन आप इसको जिस तरह से रख रहे हैं कि ये उनका हिस्सा मार के मुसलमानों को दे देंगे, सब दे देंगे, एक तो ये अपने आप में बहुत घृणित, तुच्चा और बहुत नीचे के स्तर का बयान है जो प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। कि एक प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है और ये बयान दे रहा है।
उसके बावजूद अगर आप इस बयान पे जाएं तो मोदी जी स्वयं साक्षात खुद भी अपने बारे में यही तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी खुद भी गुजरात में इसी तरह का आरक्षण दे चुके हैं, जिस आरक्षण को देने के कारण वो आज लोगों को डरा रहे हैं कि भविष्य में अगर ये आ गए तो ऐसा ऐसा कर देंगे। लेकिन आप तो अतीत में ऐसा ऐसा कर चुके हो स्वयं आपके मुखारबिंद से। मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी धारा 370 दोबारा लाएगी। इस बयान का क्या मतलब है? कहीं भी किसी भी तर्क से धारा 370 लाने का कोई अर्थ ही नहीं उठता है। अगर कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा देने की जरूरत पड़ी, जैसा कि हिमाचल को दिया गया है, जैसा असम के पास है, नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के पास है, तो वो दर्जे क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि उन राज्यों की जो अपनी पहचान है वो बनी रहे। वरना क्या होगा? उत्तराखंड में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। उत्तराखंड में वरना होगा क्या? पूरे दिल्ली वाले जाके पहाड़ों पे जमीन खरीदेंगे, खरीद रही है। पंजाब के लोग बस जाएंगे और वहाँ पे सारा उत्तराखंड पे वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वो सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी। उसी तरह से अगर कश्मीर में तो मोदी जी कह रहे थे कि और भी बहुत कुछ कह रहे थे। कश्मीर में शादी होगी, आपकी ससुराल होगी कश्मीर में आपका प्लॉट होगा। बहुत व्हाट्सएप पे आया था, कहाँ गया, किसने प्लॉट खरीदा? एक आध शादी हुई किसी की कश्मीर में। तो वो बातें लेकिन कौन करता था? वो नीचे के स्तर के लोग करते थे। अब मोदी जी खुद कर रहे हैं कि ये 370 खत्म कर देंगे, तो कांग्रेस क्यों 370 खत्म कर देगी? कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप इतिहास को देखें तो धीरे धीरे करके जो स्वायत्तता थी कश्मीर की, जिस स्वायत्तता का वादा करके कश्मीर भारत में मिला था, उसको कम किया है। उनके 2 झंडे होते थे, फिर उनका 1 झंडा हो गया। इसी तरह से उनकी संविधान सभा के बगैर कोई कानून नहीं बना सकते। बहुत सारी चीज़ें, इसमें मेरा डिटेल्ड वीडियो में पहले से बना चुका हूँ। तो इस तरह से कश्मीर को पहले ही 370 उस पूरी की पूरी प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा था, ऐसे समझिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धीरे धीरे करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बना चुकी थी। ये आखिरी पूंछ बनी हुई थी, वो इन्होंने बना दी। एक सतत प्रक्रिया है देश में, सरकारें चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, देश वैसे ही चलता रहता है। खैर, लेकिन ये अपने आप में बड़ा बयान है कि दोबारा से 370 लगा देगी, जो कि असंभव है। खैर, एक और बयान उन्होंने दिया और वो बयान बड़ा रोचक है। राम मंदिर का उनके जो नए चेले हैं, कल के पीठाधीश्वर, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी फिर मुस्लिम ताला लगा देगी। किस पे? राम मंदिर पे। क्यों लगा देगी भैया? तुष्टीकरण के लिए। अरे सोचने की बात है, 14%, 15% आबादी, 20 करोड़ आबादी का वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी 80% लोगों के साथ में बहर क्यों पालेगी? कॉमन सेंस की बात है। इन्हीं लोगों को बचाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने मंदिर का ताला कभी खोला था। कांग्रेस पार्टी की अगर इसी तरह की नीतियां नहीं रही होती, हालांकि कांग्रेस का बयान इस पे ये है कि भाई साहब, हम अकेली पार्टी हैं जिसका राम मंदिर पे पहले दिन से जो स्टैंड था आखिर तक कायम रहा, और वो स्टैंड ये था कि राम मंदिर का मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए और अदालत के जरिए हल होना चाहिए। जो अदालत कहेगी वो हम मानेंगे। उनका कहना यह है कि पहले बीजेपी कहती थी कि हम अदालत क्यों जाए, अदालत कौन होती है, ये तो हमारे भगवान है, हम लेके रहेंगे। फिर बाद में वो अदालत में मान गए। उनका कहना है स्टैंड तो बीजेपी ने बदले हैं, हम तो अपने स्टैंड पे कायम हैं। मैं इतना क्यों समझाऊं, आप खुद पवन खेड़ा का बयान सुन लीजिए। जो प्रधानमंत्री ने आज एक टिप्पणी की कि हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी, चलो ये तो मान गए कि हम सरकार में आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मंदिर का जो जजमेंट था उसको बदल देंगे। अब प्रधानमंत्री फिर से बिना होमवर्क किए, बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी के बोलने लग गए। एक पार्टी शुरू से एंड तक जो बोलती आई कि जो अदालत, इस विवाद में जो अदालत का निर्णय आएगा
वो हम मानेंगे, वो हमें स्वीकार्य होगा। वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। एक और पार्टी बीजेपी जो कहती थी अदालत का इसमें क्या काम है, फिर मान गई कि अदालत का ही इसमें काम है। ये दोनों का स्टैंड था इस मुद्दे पर। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला, बीजेपी का स्टैंड हर 3 साल में बदला। तो प्रधानमंत्री को बोलने से पहले फिर सोच लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदैव पक्षधर रही है। कोई भी ऐसा विवाद हो, न्यायालय के माध्यम से ही उसका हल निकलना चाहिए। अगर उसका हल आपसी भाईचारे में बैठकर नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय ही उसका उत्तर है। यह संवैधानिक एक ढांचा है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हल्के बयान क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश में उनकी अपनी उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि भारत में उन्होंने क्या किया, या फिर भविष्य के भारत के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है? एक ईमानदार आदमी होता है, कहता है जी मैं काम करना चाहता था, मैंने ये काम किया, समय पर्याप्त नहीं था, आप मुझे 5 साल और दे दीजिए ताकि मैं अपने कामों को पूरा कर सकूं। लेकिन इनके साथ क्या होता है? पिछले चुनाव में अगले चुनाव के लिए वादा करेंगे, फिर उसके बाद उन वादों को एक तरफ रख के नए वादे करने लग जाएंगे, तीसरे वादे करने लग जाएंगे। अगर आपने ईमानदारी से जो 2014 में बोले थे वादे, उनको काम आगे बढ़ाया होता तो आज आपके पास कुछ उपलब्धियां होती। और अगर नहीं भी हैं तो आप भविष्य के लिए एक अपना अच्छा सा ब्लूप्रिंट लेके आ सकते हैं कि भाई हम ये चाहते, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया, उसमें बताया कि हमारे भविष्य की दिशा ये होगी। और मैं सरल तरीके से आपको जो टोटल फिलॉसफी है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, वो आपको स्पष्ट करूं। मैं कई बार पहले भी कहता रहा हूं, दरअसल भारत में क्या दुनिया में कई मॉडल हैं इकोनॉमी के। एक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिसमें सारा का सारा रिसोर्स पैसा अमीरों को दे दो, अमीर अपने काम धंधे में लगाएंगे। जब वो काम धंधे में लगाएंगे तो खुद तो फैक्ट्री चलाएंगे नहीं, तो कुछ लोगों को वो नौकरियां भी देंगे। इस तरह से वो पैसा जो आप ऊपर अमीरों को दे रहे हो, धीरे धीरे करके वो पैसा समाज को मिलता है। लेकिन जब किसी देश में क्रोनी कैपिटलिज्म होता है तो उसमें वो पैसा नीचे पहुंचता ही नहीं है, अमीरों के पास ही घूमता रहता है, जैसा हम भारत में देख रहे हैं। भारत में सस्ती मोटरसाइकिलें बिक नहीं रही हैं क्योंकि गरीब लोग हिंदुस्तान के अब मोटरसाइकिल अफोर्ड करने वाली सीमा से बाहर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। भारत में 50 लाख से नीचे के मकान बिक नहीं रहे हैं, बिल्डर बना नहीं रहे हैं, क्योंकि 50 लाख से नीचे के जो अफोर्डेबल हाउस हैं उसको खरीदने की हैसियत रखने वाले लोग अब इस लायक नहीं बचे हैं कि वो घर खरीद सकें। क्या हो रहा है? महंगी 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का मार्केट भी बढ़ रहा है, 1 लाख से ऊपर की बाइक का मार्केट भी बढ़ रहा है, और कारें भी 10 लाख से ऊपर की बिक रही हैं, नीचे वाली नहीं बिक रही हैं। तो ये इकोनॉमी का मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल ये है, उसमें पैसा आप जनता को दो, जैसा पुराना मॉडल था जो मनमोहन सिंह के ज़माने में एक हद तक इन्होंने पालन किया कि आप जो है वो नरेगा मनरेगा में पैसे दे दो। अब आप लोगों से काम कराइए, काम कराने के बाद उनको पैसे दीजिए, वो उस पैसे से जो कुछ भी खरीदेंगे वो खरीदारी करने के बाद में वो पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा। उससे छोटे धंधे, छोटे दुकानदार, छोटी फैक्ट्रियाँ, लघु उद्योग, ये सब बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके पैसा आखिर में तो पहुँचना पैसा बड़े लोगों को ही है, क्योंकि अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराओगे छोटे दुकानदार के पास जाएगा, वो जियो के पास ही पहुँचना है। आप अगर बिस्कुट खरीद रहे हो तो पार्ले के पास ही पहुँचना है। लेकिन अगर वो इन हाथों से होकर जाएगा तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, जड़ों में पानी दो, आम आदमी, गरीब आदमी को पैसे दो, वो उस पैसे को खर्च करेगा, वो पैसा ऊपर जाएगा। तो ये जो थ्योरी है, इसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। पहले भी बनाया था कि हम एक परिवार को 72,000 रुपये देंगे, अब भी वो कह रहे हैं। उसमें क्या होगा? आम आदमी को पैसे देंगे तो आम आदमी भूख, गरीबी, परेशानी से बच जाएगा, अर्थव्यवस्था भी बूस्ट करेगी। और जो अक्सर कहते हैं मार्केट में पैसे ही नहीं है, कोई धंधा कर लो चलता ही नहीं है, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ किस तरह से के शेप रिकवरी हुई है। गरीब आदमी गरीब पे गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इस पर बहुत सारा डाटा, आंकड़ा हम लोग कई बार शेयर कर चुके हैं। तो अब जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना एक ब्लूप्रिंट लेकर आई, मोदी जी को भी अपना एक ब्लूप्रिंट देना चाहिए था।
जो दुर्भाग्य से वो नहीं दे रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं लगातार, और इस स्तर पे आगे बयान देने लगे हैं जो बहुत नीचे का स्तर है। बस दुआ कीजिए कि इस डेस्परेशन में, इस हताशा में वो खुद मैदान में तो उतर आए तलवार लेकर, कहीं कोई वो गलत कदम ना उठा लें जो देश के लिए अच्छा ना हो। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।